चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल। अब देखिए, अर्बन होता है शहरी क्षेत्र और रूरल होता है ग्रामीण। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, वो क्या होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। In your day-to-day life, you require such basic facilities as water supply, drainage, garbage disposal, public health and sanitation. अब देखिए, आपके प्रतिदिन के जीवन में आपको कुछ कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे आपको हर रोज़ पानी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि जो आपका पानी हो, जो गंदगी निकले, वो नालियों के द्वारा अच्छे से ड्रेन हो पाए। जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, वो तो आपके घर में हर रोज़ निकलता है, तो गार्बेज डिस्पोजल हो। फिर पब्लिक हेल्थ पे ध्यान रहे, फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो। You may have watched such activities as installation and repairing of street lights, construction or repairing of roads, or say renovation of a village tank. आप देखे होंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास रास्तों में लाइट लगाया जा रहा है, या तो लगाया जा रहा है या तो उसको ठीक किया जा रहा है, या तो रास्ते बनाए जा रहे हैं या उनको ठीक किए जा रहे हैं, या तो कोई विलेज टैंक है, गांव में कोई पानी की टंकी है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। हु डज ऑल दिस? अब ये सब कौन करता है? इट इज़ नॉट द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट विच इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड। अब आपके दिमाग में तुरंत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बारे में नहीं आता है। It is the local government with which you can immediately relate yourself. अब ये जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वो आपका सारा ये काम करवाते हैं। In this lesson you will study about local government at various level. अब ये जो चैप्टर है, अब जो हम लोग जो वीडियोस लाइन से पढ़ेंगे, उसमें आप स्थानीय सरकार अलग अलग स्तर पर क्या काम करती है, वो क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, फिर जो नाम है किसी मान लीजिए डिपार्टमेंट का, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है, तो वो सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? अप्रिशिएट दैट द लोकल गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। आप इस बात की सराहना कर पाएंगे कि जो स्थानीय सरकार होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है ग्रामीण जगह में और शहरी जगह दोनों में। डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में, भारत के संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन किया गया, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, इनके प्रमुख विशेषताएं क्या थे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। Describe the organization and function of the local bodies, urban and rural. अब देखिए, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं और उनका काम क्या क्या है। Identify the financial resources of local bodies. अब जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये कहाँ से इनके पास पैसा आता है। Explain the functions of local bodies. ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम क्या क्या है। Evaluate the performance of Panchayat Raj institution as instruments of democratic decentralization, grassroots democracy. आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये एकदम ज़मीनी स्तर पर ये काम करते हैं। अब देखिए, पूरा भारत बहुत बड़ा है, इसमें 130 करोड़ की जनता है, उससे ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार के पास क्या है? राज्य सरकार है, उसके नीचे फिर राज्य सरकार के नीचे बहुत सारे मंत्री हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन करके जो काम है वो हर एक एक एरिया में किया जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से आप लाइन से सारा देखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और जितना कुछ आप यहाँ पे देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सबको लाइन से पढ़िए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.1 अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, जो शहर में स्थानीय जो सरकार होती है वो क्या होती है। इन आवर टाउन एंड सिटीज वी हैव लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आर कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब देखिए,
हम जिस कस्बे में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्थानीय सरकार है, संस्थाएं हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अब जैसे मैं हावड़ा में रहता हूँ तो यहाँ पे एचएमसी है, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो लोग कोलकाता में रहते हैं वहाँ केएमसी है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। एन अर्बन एरिया इज यूजुअली अ कॉम्पैक्ट एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब देखिए, जो शहरी क्षेत्र है वो क्या है, एक कॉम्पैक्ट जगह है, वहाँ पे बहुत ही कम जगह होता है और उसमें बहुत लोग रहते हैं और यहाँ पे खचाखच भीड़ रहता है, ठीक है। Municipal administration is necessary to provide basic civic facilities like water supply, drainage, garbage disposal, public health, primary education, construction and maintenance of roads and sanitation. अब आप जहाँ रहते हैं, अगर आप मान लीजिए शहर में रहते हैं तो आप देखे होंगे आपके आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, उसमें बहुत लोग रह रहे हैं। तो देखिए, हर रोज़ बहुत गंदगी निकल रही है, हर रोज़ लोगों को पानी चाहिए, कूड़ा निकल रहा है, तो ये सब कहाँ जाएगा। तो जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम क्या होता है, आपको बेसिक जो आपका सिविक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपको पानी मुहैया करवाना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, गार्बेज डिस्पोज करना। आप देखते होंगे सुबह सुबह कूड़ा वाला आते होंगे कोई भैया और वो कूड़ा लेके जाते होंगे आपका। फिर पब्लिक हेल्थ को कैसे देखना है, प्राइमरी एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन करते हैं वो रोड्स का, मेंटेनेंस करते हैं रोड्स का, सैनिटेशन फैसिलिटी का। As local level democratic government, the municipal institutions that are elected by the local people raises taxes and collect fees and fines from the public. अब देखिए, ये क्या है, स्थानीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। इनको चुनते कौन है, म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशन के को वहाँ के जो आम जनता है वो इलेक्शंस के द्वारा इनको चुनते हैं, ताकि यहाँ पे टैक्सेस होता है, फीस लिया जाता है, फाइन लिया जाता है लोगों से। दे रेगुलेट सिटी लाइफ बाय लेइंग डाउन रेगुलेशंस रिगार्डिंग बिल्डिंग्स, रोड नेटवर्क एंड गार्बेज डिस्पोजल। अब जो शहर है वहाँ पर किस तरह से लोग अपना घर बनाएंगे, रास्ता किस तरह से बनेगा, किस तरह से कहाँ कूड़ा फेंकना है, ये सारे नियम कानून म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है वो बनाते हैं। There are many developmental activities undertaken by them like women and child development, slums improvement, etc. अब बहुत सारे विकास कार्य भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग करते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका विकास करना। जो स्लम्स है, जो बहुत ही गंदी अवस्था में लोग रहते हैं, ठीक है, स्लम्स को कहते हैं मलिन बस्तियाँ, जो मैली कुचली गलियाँ होती हैं, जो गंदी बस्तियाँ होती हैं, वहाँ उसको स्लम कहा जाता है। तो वहाँ स्लम को इम्प्रूव करना ताकि वहाँ पे जीने का स्तर अच्छा हो। म्यूनसिपल गवर्नमेंट हैज़ मेड पॉसिबल पार्टिसिपेटिव अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑफ सिविक फैसिलिटीज़। अब जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट होता है, जो सरकार होते हैं, वो बहुत सारा शहर में विकास किए हैं, ठीक है, स्थानीय स्तर पर भी विकास किए हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, अच्छा हुआ है। 16.2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 74वां हमारे संविधान में जो संशोधन आया। The recommendation and suggestion of several commissions and committees appointed by the central government from time to time to improve the urban bodies related in the enactment of the Constitution, 74th Amendment Act 1992। अब देखिए, केंद्र सरकार जो है वो समय समय पर जो शहर हैं उनका विकास करने के लिए, वहाँ पे जीवन स्तर को अच्छे करने के लिए बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज़ का गठन किए थे। अब वो जो कमीशंस थे, जो कमिटीज़ थे, उनके सलाह पर, उनके रिकमेंडेशन सजेशंस पे एक 74वां कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया जिसको 74th अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, 1992 में आया। अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट्स वर फ्री टू मैनेज देयर लोकल बॉडीज एज दे विश्ड। अब पहले क्या होता था, जो राज्य सरकार होता था वो अपने इच्छा अनुसार जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय सरकार हैं, उनको वो चलाते थे। द अमेंडमेंट मेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, एम्पावरमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन।
अब इस अमेंडमेंट में संशोधन में क्या हुआ कि ये प्रोविजन किया गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे, ठीक है, वो खुद से अपना काम करेंगे, उनके पास ये कार्य अधिकारी होगा और वो अपना कार्य खुद से कर पाएंगे पूरा फ्रीली। द मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज, कंपल्सरी एंड वॉलंटरली। अब इसमें जो सबसे प्रमुख जो प्रावधान किया गया, जो प्रोविजन किया गया, वो ये किया गया कि ये जो कैटेगरी है इस एक्ट में, इस दो कैटेगरी होंगे, एक होगा कंपल्सरी जो आपको करना ही है और एक होगा वॉलंटरी। सम ऑफ द कंपल्सरी प्रोविजंस व्हिच आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स आर, अब राज्य के ऊपर कुछ कुछ जो कंपल्सरी है कि हाँ भाई आप बाध्य हैं, आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, वो क्या है? कंपल्सरी मतलब जो कि आप जिस चीज के लिए आप बाध्य हैं, अनिवार्य है, ये आपको करना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन स्मॉल, बिग एंड वेरी बिग अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, संविधान में नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल होंगे, ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, चाहे वो छोटे, बड़े या बहुत बड़े शहरी क्षेत्र हों, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, जो बहुत छोटा है वहां नगर पंचायत, जो बड़ा है वहां म्युनिसिपल काउंसिल्स, और जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगे। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन अर्बन लोकल बॉडीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब रफली इन प्रमोशन टू देयर पॉपुलेशन। अब जो शहर में जो स्थानीय संस्थाएं होंगी उसमें कुछ रिजर्वेशन होगा, किसके लिए? एससी एसटी के लोगों का, और ये उनके पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन अप टू 1/3 सीट्स, अब कुल जितना वहां पे सीट है उसमें 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, रिजर्व्ड होगा। द स्टेट इलेक्शन कमीशन constituted in order to conduct election in the panchayati raj bodies, she 73 amendment will also conduct elections to the urban local self governing body। इसके आगे अभी हम लोग 73rd अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, क्यों बनाया गया था? ताकि वो पंचायती राज बॉडीज के लिए इलेक्शन करवाएं, वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का भी इलेक्शन करवाएंगे। तो दोनों का इलेक्शन कौन करवा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू डील विद द फाइनेंस अफेयर्स ऑफ द पंचायती राज बॉडीज ऑल्सो लुक्स इनटू द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द लोकल अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। अब देखिए, चाहे कोई भी संस्था हो, उसको काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो पंचायती राज बॉडीज और लोकल अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, ये दोनों का जो पैसे से रिलेटेड, वित्त संबंधी जो चीजें हैं, उनको कौन देख रहा है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। टेन्योर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इज फिक्स्ड एट 5 years एंड इन केस ऑफ अर्लियर डिसोल्यूशन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन 6 months। अब जो कार्यकाल होता है, वो जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो होते हैं वो 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, और अगर 5 साल से पहले वो जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन किया जाता है। सम ऑफ द वॉलंटरी प्रोविजंस व्हिच आर नॉट बाइंडिंग बट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेट्स आर। अब कुछ कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो कि स्टेट के ऊपर दबाव नहीं है, स्टेट चाहे तो उसको माने, ठीक है, और नहीं भी चाहे तो नहीं माने, लेकिन ये माना जाता है कि अगर स्टेट इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो बेटर रहेगा। वॉलंटरी प्रोविजन मतलब आप अपने इच्छा से जो काम करते हैं, ठीक है, वो हो गया वॉलंटरी, और प्रोविजन मतलब प्रावधान करना। गिविंग वोटिंग राइट्स टू मेंबर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दीज बॉडीज। अब देखिए, केंद्र और राज्य विधानसभा में जो सदस्य हैं उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो जो ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, नगर पंचायत हुआ, म्युनिसिपल काउंसिल हुआ, उनको चुनने में वो अपना मत दे सके, वोटिंग दे सके।
प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दे, आरक्षण करें। गिविंग फिनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस एक्सेट्रा। अब देखिए, टैक्स हुआ, ड्यूटीज हुआ, टोल्स, फीस, ये सब के लिए जो आर्थिक शक्तियां हैं वो देना। Making the municipal bodies autonomous and devolution of powers to these bodies to perform some or all of the functions enumerated in the 12th schedule added to the constitution through this act and or to prepare plans for economic development। अब देखिए, जो आर्थिक विकास है उसके लिए आप योजना बनाएं, ठीक है। फिर जो 12th शेड्यूल डाला गया संविधान में, जिसमें ये लिखा गया कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी हो, ठीक है, उनका पावर्स जो है, शक्तियां हैं, वो डिवोल्यूशन हो, ठीक है, ताकि वो कुछ या पूरा काम कर सके, जो कि हमारे संविधान के 12th शेड्यूल में है। इन अकॉर्डेंस विद द 74th अमेंडमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज, municipal boards and municipal committees are now regulated in a fairly uniform manner in all the state। अब जो 74th अमेंडमेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स या म्यूनिसिपल कमेटी, उनको हर एक राज्य में एक जैसा चलाया जाता है, ठीक है, एक जैसा ट्रीट किया जाता है। However, you must remember that local self-government continues to be a subject in the state list। लेकिन आपको यह चीज याद रखना होगा कि जो स्थानीय स्वयं सरकार जो है, जो वो स्टेट लिस्ट का ही एक सब्जेक्ट है, मतलब जो राज्य सरकार है वह इसके अंतर्गत ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है। Thus the 73rd and 74th amendment provide framework for the state in respect of local government। तो जो 73rd और 74th amendment आया, संशोधन आया, उसमें जो राज्य है उनका स्थानीय सरकार के प्रति क्या उनका क्षेत्र होगा वो दिया हुआ है। Thus each state has its own election commission which conducts election to all local bodies after regular intervals of 5 years। तो हर एक राज्य का अपना एक इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो हर 5 साल के बाद ये जो लोकल बॉडीज हैं, नगर पंचायत हो, म्युनिसिपल कमिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स, इनके लिए चुनाव करवाते हैं। Each state has its finance commission to regulate finance of the local bodies। हर एक राज्य का अपना फिनांस कमीशन है, ताकि ये जो लोकल बॉडीज हैं, जो ये स्थानीय संस्थाएं हैं, उनका जो फिनांस है उसको वह देख सके। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। अब देखिए, जो कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं, उसमें SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आरक्षण किया गया है, रिजर्व्ड है सीट्स। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल लोकल बॉडीज, अर्बन और रूरल, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, अर्बन हो और रूरल। 1/3 जो सीट्स है, मान लीजिए अगर आपके पास 30 सीट है तो 10 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 16.3 Composition। The municipal bodies are constituted of persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area। अब देखिए, जो नगर निगम के लोग होते हैं उनको कैसे चुना जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधा चुनाव होता है। उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो म्युनिसिपल बॉडी होने वाला है। कहने का मतलब, आपके एरिया का जो म्युनिसिपल बॉडी है उसके लिए कहाँ पे चुनाव होगा? उसी एरिया में, और वहाँ पे जो वोट होगा उसमें जो जीतेगा वो वहाँ का कार्य संभालेगा। However, the legislatures of a state may, by law, provide the representation in a municipal body of a person having special knowledge or experience of municipal administration, the member of Rajya Sabha, Lok Sabha, and the member of legislative councils and legislative assembly of the state, representing constituencies which comprise wholly or partly the municipal area, and the chairpersons of wards committee। हालांकि देखिए, जो राज्य का विधान मंडल है, विधानसभा है, उनके पास ये कानूनी हक है कि वो जो म्युनिसिपल बॉडी है, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में नगर निगम बनेगा, उसमें वह लोगों को
नौकरी दे सकता है, काम दे सकता है, जिनके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो या तो उनके पास एक्सपीरियंस हो। वो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, या विधान परिषद के या विधान सभा के, उसी राज्य के विधानसभा या विधान मंडल के विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। अब या तो जिस म्युनिसिपल एरिया में उनको भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से वहीं पे रहते हो या उसी से संबंधित हो या कुछ हिस्से से वहाँ पे संबंधित हो। ठीक है। और वार्ड कमेटी के वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। Empowerment of weaker section of society and women by reserving seat for such group is one of the important constitutional provision of the constitutional amendment। अब देखिए, जो संविधान में संशोधन किया गया और जो संविधान में प्रावधान रखा गया कि यह जो समाज है, ठीक है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन रहा है, उस क्षेत्र के जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, महिलाएं जो हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिया गया। द ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन आर ऑल्सो बी रिजर्व फॉर SC, ST एंड वुमेन। अब जो चेयरपर्सन होंगे उनके ऑफिसेज में भी कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए गए SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं, इन तीनों के लिए। Thus, at least 1 year out of 5 year duration of Municipal Corporation of Delhi, the office of the mayor is reserved for a woman and 1 year is reserved for the councillor of scheduled caste। तो इससे क्या होता है, एक साल के लिए कम से कम, जो 5 साल का कार्यकाल है दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें 1 साल जो मेयर का ऑफिस है वो किसके लिए है, एक महिला के लिए रिजर्व होता है, और 1 साल वो शेड्यूल कास्ट के जो काउंसलर होते हैं उनके लिए रिजर्व होता है। इट गिव्स अ टर्म ऑफ 5 years टू द म्युनिसिपैलिटीज एंड इफ एनी ऑफ देम इज टू बी डिसॉल्व्ड इट मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो ये नगर निगम, नगर पालिका को चुना जाता है, इनके पास 5 साल का कार्य का समय होता है। ठीक है। लेकिन अगर 5 साल से पहले इनको खत्म करना है तो खत्म करने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाता है, उनके पास भी यह अवसर है कि वो अपना पक्ष रख सकें। To be able to understand the composition of urban local bodies, we give below a very brief account of Municipal Corporation of Delhi। अब देखिए, शहर में जो ये लोकल बॉडीज, स्थानीय जो ये संस्थाएं बनती हैं, जैसे कि आप नगर निगम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उनकी रचना को कैसे वो बनाया जाता है ये समझने के लिए हम लोग एक दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। दिस कॉरपोरेशन कवर्स एंटायर एरिया ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यू दिल्ली वेयर सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज सिचुएटेड। अब दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, वो पूरे दिल्ली के लिए है, सिर्फ जो न्यू दिल्ली है उसके कुछ जगह को छोड़ के, ठीक है, जहां पर केंद्र सरकार का जगह है। द कॉरपोरेशन हैज 134 इलेक्टेड मेंबर्स काउंसिलर। अब ये जो कॉरपोरेशन है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है, उसमें 134 चुने हुए काउंसिलर्स हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब वो सीधे तौर पे चुने जाते हैं, हर एक वार्ड का एक काउंसिलर होता है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर है। कहने का मतलब जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, उसी क्षेत्र में है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकते हैं और काउंसिलर, अपने एरिया का काउंसिलर चुन सकते हैं। सेवरल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड फॉर शेड्यूल कास्ट। बहुत सारे जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए चुना जाता है उनको। बिसाइड्स देयर आर 15% नॉमिनेटेड बाय द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके साथ साथ 15 लोगों को कौन चुनता है, दिल्ली की जो विधानसभा होती है वहां से चुना जाता है। द कॉरपोरेशन फंक्शंस थ्रू वेरियस कमिटीज, द स्टैंडिंग कमेटी बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपना काम बहुत सारे कमिटीज के द्वारा करवाती है, जिसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है।
द पॉलिटिकल हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज द मेयर इलेक्टेड बाय द काउंसिलर फॉर 1 ईयर। अब देखिए, जो पॉलिटिकल हेड होता है वो कौन होता है? मेयर, ठीक है। इनको कौन चुनते हैं? काउंसिलर। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। अ सिविल सर्वेंट कॉल्ड द म्युनिसिपल कमिश्नर इज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अब एक सिविल सर्वेंट जिनको म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेशंस आर जनरली बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। अब ज़्यादातर जो नगर निगम है वो इसी पैटर्न पे होते हैं। 16.4 फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब जो शहर में लोकल बॉडीज हैं, यहाँ पे हम लोग नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या कार्य हैं, आइए हम लोग वो देखते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन और अ म्युनिसिपैलिटी इनटू 2 पार्ट्स, द डेलिब्रेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पार्ट। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नगर निगम, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूनसिपैलिटी कह रहे हैं, यहाँ पे कॉरपोरेशन कह रहे हैं, इनका जो काम है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है डेलिब्रेटिव, ठीक है। डेलिब्रेटिव का मतलब क्या होता है? अधिकारहीन, ठीक है, सोच विचार करना। फिर होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब वो कार्य को एक्चुअली करना। द कॉरपोरेशन काउंसिल और म्यूनिसिपल बोर्ड और काउंसिल consisting of the elected representative of the people constitutes the deliberative part। अब देखिए, जो कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम बनाया गया है, वो वहाँ पे लोगों द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है, और वहाँ पर डेलिब्रेटिव पार्ट होता है, सोच विचार किया जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ लेजिस्लेचर। ये एक सभा की तरह काम करते हैं। It discusses and debates on general municipal policies and performance and passes the budget on the urban local body, frames broad policies relating to taxation, raising of resources, pricing of services and other aspect of municipal administration। अब यहाँ पर क्या क्या बात पे विचार विमर्श होता है, क्या क्या बात पे तर्क होता है, वो ये होता है कि जो नगर निगम है उसकी क्या नीतियाँ होंगी, वह कैसे काम करेगा, फिर जो शहर में जो नगर निगम है उसका बजट कितना होगा, कितना उसके पीछे खर्च किया जाएगा, फिर टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी। क्योंकि देखिए, आपको लोकल एरिया में भी टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, पानी के ऊपर टैक्स लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर जो संसाधन है वो कैसे बढ़ाए जाएंगे, फिर जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके लिए कितना पैसा देना होगा, फिर जो म्यूनिसिपल में काम हो रहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस होता है। इट कीप्स एन आई ऑन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर व्हाट इज डन और व्हाट इज नॉट डन। अब जो नगर निगम है उसके काम पर ये ध्यान रखते हैं, ये नज़र रखते हैं, और जो कार्यकारी अधिकारी है वो अकाउंटेबल होता है, उससे पूछा जाता है कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। For instance, if water supply is not being properly managed or there is an outbreak of epidemic, the deliberative wing criticizes the role of administration and suggests measures for improvement। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए जो वाटर सप्लाई है, जो पानी दिया जाता है वो ठीक से नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, या बहुत हाहाकार हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो जो डेलिब्रेटिव्स हैं, जहाँ पे सोच विचार होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आलोचना करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि काम कैसे हो रहा है, और वो लोग बताते हैं, वो लोग अपना सुझाव देते हैं कि किस तरह से काम को ठीक से किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड अदर परमानेंट एम्प्लॉयज। अब देखिए, जो कार्यकारी भाग है एक नगर निगम का, वो कौन देखता है? नगर निगम के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग देखते हैं कि नगर निगम का जो काम है वो सही से हो भी रहा है या नहीं। इन द कॉर्पोरेशंस द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड ऑल अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स लाइक इंजीनियर्स, फिनेंस ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर एक्सेट्रा फंक्शंस अंडर हिज और हर कंट्रोल एंड सुपरविजन। अब जो नगर निगम है, ठीक है, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो कार्यकारी अधिकारियों के
नेता होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, वो हेड होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, फिनांस ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, ये सब म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है उनके सलाह पर, उनके नियंत्रण में काम करते हैं। In a large corporation such as Delhi or Mumbai Municipal Corporation, the commissioner is usually a senior IAS officer. अब जो बहुत बड़े नगर निगम होते हैं जैसे दिल्ली नगर निगम, मुंबई नगर निगम, वहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं वो एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं। In the municipalities, the executive officers hold a similar position and looks after the overall administration of a municipality. अब देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनका भी वही पोजीशन होता है। उनके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल फंक्शंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ऑब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी टाइप। अब देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम का जो कार्य होता है वो कुछ ऑब्लिगेटरी होते हैं, मतलब वो आपको करना ही है, ठीक है, आप बाध्य होते हैं उसके लिए, और कुछ डिस्क्रिशनरी टाइप होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइए। द ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फंक्शंस आर दोज दैट द म्यूनिसिपल बॉडी मस्ट परफॉर्म। अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन या जो आप चीज़ के लिए बाध्य हैं, मतलब जो अनिवार्य है, वो कार्य आप म्यूनिसिपल बॉडी को करना ही है। In this category fall such functions as water supply, construction and maintenance of road, streets, bridges, subways and other public works, street lighting, drainage and sewage, garbage collection and disposal, prevention and control of epidemics. अब ये जो obligatory function है, मतलब जो जो काम एकदम करना ही है, उसके लिए जो बाध्य हैं वो क्या है? जैसे वाटर सप्लाई करना, पानी देना, रास्तों का मरम्मत करना, उनको बनाना रास्तों को, फिर स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, सबवेज और भी जितने जगह है ये सब को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, बनाना, ठीक है। फिर जो स्ट्रीट लाइट होता है, रास्तों में जो लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम, सुएज सिस्टम, फिर जो कूड़ा उठाना, उनको डिस्पोज करना, फिर जो ये चीज़ ध्यान देखना कि कोई हाहाकार का समय ना हो, ऐसा ना हो कि संसाधन कमी पड़ जाए, सारी चीज़ें सही से हो, सब चीज़ नियंत्रण में हो। सम अदर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर पब्लिक vaccination and inoculation, maintenance of hospital and dispensary including maternity and child welfare centers, checking food adulteration, removal of slums, supply of electricity, maintenance of cremation and burial grounds and town planning. अब देखिए कुछ और भी जो बाध्य कार्य होते हैं जो करना ही होता है, वो क्या होता है कि जो आप देखते होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोगों को पोलियो दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शंस लगाया जाता है, ये सब फ्री में करवाते हैं, ठीक है। फिर हॉस्पिटल्स जो हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें वो जगह जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उन सब का कल्याण करना, उन सबको मेंटेन करना, फिर ये देखना कि खाने में मिलावट ना हो कहीं, फिर ये भी देखना कि जो गंदी बस्तियां हैं उनको हटाया जाए, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, फिर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले, फिर जो सेरेमेशन ग्राउंड है, ब्यूरियल ग्राउंड है, जहाँ पे लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वो मेंटेन करना, फिर टाउन प्लानिंग करना, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। इन सम स्टेट सम ऑफ दीज फंक्शन मे बी टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ कुछ राज्यों में इनमें से कुछ काम जो है वो राज्य सरकार करती है। द डिस्क्रिशनरी फंक्शन आर दोज दैट अ म्युनिसिपल बॉडी मे टेक अप इफ फंड्स परमिट। अब डिस्क्रिशनरी फंक्शन क्या है? ये वो काम है जो म्युनिसिपल बॉडी, नगर निगम कर सकता है अगर उसके पास उतना पैसा है तो। दीज आर गिवन लेस प्रायोरिटी। अब इनको कम प्रायोरिटी दिया जाता है। सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी फंक्शन आर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स एंड ऑर्फनेजेस, हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक रिसेप्शंस, प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या क्या आता है काम? आप रेस्क्यू होम्स बनाएं, ऑर्फनेजेस बनाएं, इनको मेंटेन करें, फिर जो लोगों का कम कमाई है उनके लिए आप घर बनाएं, फिर पब्लिक रिसेप्शंस बनाएं, फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दें लोगों को। तो अब क्या है, अगर नगर निगम के पास उतना पैसा है तब तो वो ये काम करती है, नहीं तो इसको अनदेखा किया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टेक अप मोर फंक्शंस दैन म्यूनिसिपैलिटीज़। अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो म्यूनिसिपैलिटीज से ज़्यादा काम करती है, ठीक है। जो नगर निगम होता है वो नगर पालिका से ज़्यादा काम होता है उनके पास। देर आर कॉरपोरेशंस लाइक दिल्ली, मुंबई
वडोदरा, पुणे, अहमदाबाद, which are known for their various city development activities in such areas as public transport, public parks and open spaces including municipal zoo and even milk and electricity supply. अब देखिए, ये जो बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस हैं, नगर निगम है, जैसे दिल्ली में, मुंबई, वडोदरा, पुणे, अहमदाबाद, ये जाने जाते हैं बहुत सारे शहरी विकास के लिए, ठीक है। जैसे ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया में बहुत काम किए हैं, पब्लिक पार्क्स बनाए हैं, ओपन स्पेस बनाए हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जू है, और मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी ये बहुत अच्छा काम किए हैं। 16.4.1 फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये जो शहरी नगर निगम है, जो शहरी स्थानीय जो संस्थाएं हैं, ये पैसा इनको कहाँ कहाँ से मिलता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज रेज देयर ओन रिसोर्सेज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज एज प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल लॉज। अब देखिए, नगर निगम और जो नगर पालिका होते हैं वो अपने संसाधन को जुगाड़ते हैं। उनके पास बहुत सारे जरिए हैं जो कि जो म्यूनिसिपैलिटी का कानून है, जो नगर निगम का जो नगर का कानून है, उसमें दिया है। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज आर इनकम फ्रॉम टैक्सेस, फीस एंड फाइन्स एंड अर्निंग फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी एंटरप्राइजेस लाइक लैंड, टैंक्स, मार्केट, शॉप्स एट्सेट्रा। अब उनका अपना पैसा कहाँ से आता है? जैसे वो इनकम होता है उनका टैक्स, कर से, फीस से, फाइन से। फिर जो म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेज होता है कि ज़मीन हुआ, टैंक हुआ, बाज़ार हुआ, शॉप्स हुआ, वहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटी को पैसा मिलता है। बिसाइड दीज बॉडीज रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट। अब इसके साथ साथ इनको राज्य से भी पैसा मिलता है। जो राज्य सरकार होती है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम को पैसा देती है ताकि वह काम अच्छे से कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मोस्ट अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, ज़मीन के ऊपर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है पैसा कमाने का, ठीक है, जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, जो नगर निगम होते हैं। अदर टैक्सेस लिवाइड बाई देम आर एडवर्टीजमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। अब जो दूसरे जो टैक्सेस हैं जो नगर निगम हम लोग से लेता है वो है एडवर्टीजमेंट टैक्स। आपको विज्ञापन देना है तो आपको टैक्स देना होगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है। Octroi still remains as important source of income of municipalities in Western India. पश्चिमी भारत में ऑक्ट्रॉय जो ठेला गाड़ी भाड़ा होता है, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, तो यहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को बहुत पैसा का कमाई होता है। Now the trend is towards abolishing this tax as it obstructs the free flow of traffic on highways. अब एक ट्रेंड आ रहा है कि ये जो टैक्स है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे जो हाईवेज़ है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो अगर टैक्स हटा दिया जाएगा तो हाईवेज़ में ट्रैफिक नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कभी हाईवे जाएंगे तो आपको हर एक जगह पे टोल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो बार बार आपका गाड़ी रुकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। दे ऑल्सो चार्ज फाइन्स फॉर ब्रीच ऑफ म्यूनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए, जो नगर निगम के नियम कानून है, अगर उनको कोई तोड़ता है तो उसको फाइन देना पड़ता है। फ्रॉम म्यूनिसिपल शॉप्स एंड मार्केट्स एंड रेस्ट हाउसेस, म्यूनिसिपैलिटीज ऑफन अर्न कंसिडरेबल सम ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए, नगर निगम के कुछ अपने दुकान होते हैं जो वो भाड़ा पे देते हैं, उनके बाज़ार हैं, उनके रेस्ट हाउस हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा नगर निगम कमा लेता है। It is a general practice for states to give grants to their municipal bodies to improve their revenue position. अब देखिए, राज्यों में आमतौर पर ये जो नगर निगम होते हैं, जो नगर पालिका होते हैं, ठीक है, इनको जो राज्य सरकार है वो बहुत बार ग्रांट्स देती है, पैसा देती है, ताकि इनका जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा हो पाए और ये और अच्छा काम कर पाए। State grants in aid may be on ad hoc basis or it can be on the basis of certain principles like size of population, slums concentration, location of town etc. अब देखिए, जो राज्य है वो जो पैसा देती है वो बहुत चीज़ों के ऊपर होता है। अब ये अनौपचारिक आधार पर, ad hoc basis मतलब होता है ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनौपचारिक आधार पर होता है, अनऑफिशियल होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जिस एरिया के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका या नगर निगम, जो पैसा मांग रहे हैं उनका जनसंख्या कितना है, वहाँ पे कितने स्लम्स हैं, गंदी बस्तियाँ हैं,
फिर वो जो टाउन है वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को पैसा देते हैं. Some of the taxes and rates collected by the urban bodies are property tax, water tax for water supplies, sewaging tax, fire tax, taxes on animal and vehicles, theatre tax, duty on transfer of property, octroi duty on certain items brought into the city, education cess tax and professional tax. अब कुछ जो टैक्स हैं जो कि शहर में लिया जाता है और टैक्स और रेट्स हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, पानी के ऊपर टैक्स लिया जाता है जो पानी आपको मिलता है, फिर जो आपका मलमूत्र है उसको जो साफ़ किया जाता है सुएज टैक्स होता है, फायर टैक्स होता है, जानवरों के ऊपर गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगता है, आप थिएटर जाते हैं मूवी देखने तो उस पर टैक्स लगता है, अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी और को देना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ता है, फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ता है कुछ आइटम जो आप खरीदते हैं शहर से, फिर एजुकेशन सेस देना पड़ता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारा टैक्सेस है जो पे करना पड़ता है. सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आर फाइन्स एंड फीस सच एज फीस ऑन तहबाजारी ऑन तखत एंड चबूतरास, लाइसेंस फीस ऑन साइकिल रिक्शा, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, रेंट फ्रॉम म्यूनसिपल शॉप्स एंड फाइन्स इम्पोज्ड फॉर वायलेशन बाय म्यूनसिपल लॉज. अब देखिए बहुत कुछ अलग अलग भी जो इनकम सोर्सेज हैं वो क्या है, फ़ाइन लिया जाता है, फीस लिया जाता है. जैसे तहबाजारी होता है, रास्तों में देखेंगे चबूतरा में जो लोग बाज़ार लगाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है. फिर जब साइकिल रिक्शा होगा, बाईसाइकिल होगा, उसका लाइसेंस फ़ी होता है. फिर जो म्यूनसिपल शॉप है जो कि भाड़ा पे दिया जाता है. फिर अगर मान लीजिए जो नगर निगम है उसका कोई कानून आप तोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है. तो बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, नगर निगम, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ जो है, नगर पालिका, वो लोग अपना पैसा अरेंज करते हैं और वही पैसा फिर हम लोगों के ऊपर उस एरिया का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.5 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब देखिए जहाँ पंचायत होता है उस वहाँ पर क्या होता है. The concept of Panchayati Raj is not only based on the ancient Indian belief that God lives in the Panch or Panch Parmeshwar, but was very enthusiastically propounded by Mahatma Gandhi. अब देखिए जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, ये सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं माना जाता था कि जैसे भगवान पंच में रहते हैं, पंच परमेश्वर उनको कहा जाता है, बल्कि जो महात्मा गांधी जी हैं वह भी इस बात को बहुत मानते थे. He believed in the power of all sections of people and in grassroots democracy. गांधी जी यह मानते थे कि समाज के हर एक वर्ग के लोगों को मिलाकर ही शक्ति बनाया जा सकता है और जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वो एकदम ज़मीन स्तर से होना चाहिए. That is possible only through village पंचायत. और ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ गांव में जो पंचायत होता है उसी के थ्रू, उसी के ज़रिए मुमकिन है. इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज. अब ये जो पंचायती राज है उसका क्या महत्व है वो देखिए. राइट अप टू द ब्रिटिश पीरियड पंचायत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ द विलेज एंड ऑल्सो रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट अमंग विलेजेस. अब ब्रिटिशर्स के समय से जो पंचायत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कार्य रहा है गांव के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसको अच्छा करने में. साथ ही साथ जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो वो लोग पंचायत के पास जाते हैं. आप बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे कि गांव में लोग पंचायत का नाम लेते हैं. तो वहाँ क्या होता है, अगर आपसी कोई भी मतभेद हुआ या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग पंचायत के पास जाते हैं. अंडर द ब्रिटिश रूल Panchayat lost the respect and power which they had earlier enjoyed because of the new system of courts, laws and revenue collection. जब ब्रिटिशर्स का राज था तो पंचायत जो थे उनका जो सम्मान था, जो शक्ति था, वो खो गया था जो ब्रिटिशर्स के आने के पहले था. क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद नया प्रणाली बना, वहाँ पे कोर्ट बने, न्यायालय बने, कानून बने नए नए, और नए नए तरह से पैसा इकट्ठा करने का प्रणाली हुआ, तरीका हुआ. दो
in independent India, one of the directive principles of state policy in the constitution directed the union and state government to try to take steps to organize village panchayats and give them such powers and authority as may be necessary to enable them to act as units of self-government. Panchayati Raj was not taken up seriously by the state. अब देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, तो जो राज्य की जो नीति है, जो कि हमारे संविधान में लिखा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये बात था कि जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है वह ऐसे कार्य करेंगी, वो ऐसे ऐसे कदम उठाएंगी ताकि गांव में पंचायत वापस लाया जा सके और पंचायत को जितना ज़रूरत है उतना शक्तियाँ दी जाएं, उनको अधिकार दिया जाए ताकि वह खुद से अपने पंचायती राज को, सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम को ला सकें, ठीक है। और बहुत सारे राज्य में इसको सीरियसली जहाँ नहीं लिया गया, वहाँ पर भी गांव के लोगों की भलाई के लिए, गांव का विकास करने के लिए पंचायत बैठाया जाए। However, they are now given constitutional status. हालांकि अब इन्हें संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। किन्हें? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको। 16.5.1 रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी एंड द अशोक मेहता कमेटी। अब देखिए, जो बलवंत राय मेहता कमेटी या जो अशोक मेहता कमेटी, उनकी क्या क्या सलाह थे। The Balwant Rai Mehta Committee in 1957 suggested ways of democratic decentralization in a three-tier structure of Panchayat Raj. अब जो बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में सलाह दिए थे कि जो हमारा जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, थ्री टायर स्ट्रक्चर में होना चाहिए पंचायती राज में। दिस मेंट दैट पंचायती राज शुड बी सेट अप एट 3 लेवल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंचायती राज होगा वो 3 स्तर पर उसको किया जाएगा। दे शुड बी फर्निश्ड विथ सफिशिएंट पावर्स एंड रिसोर्सेस। अब उनको जितना जरूरत है उतनी शक्तियां दी जाएंगी, उतनी संसाधन दिए जाएंगे। दीज 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज आर, अब ये जो 3 टायर्स, जो 3 स्तर हैं पंचायती राज के, वो क्या क्या हैं? जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल, विलेज और ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा जिला परिषद, इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल पे होगा पंचायत समिति, और विलेज स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, ठीक है। इन दिस स्कीम पंचायत समिति वॉज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्कीम आया, उस स्कीम में क्या हुआ, जो पंचायत समिति था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। स्कीम का मतलब क्या होता है? योजना। These 3 bodies were interlinked as the lower body was represented in the higher body through its chairperson. अब ये जो तीनों जो संस्थाएं हैं जो हम लोग यहाँ पे बात की है, जिला परिषद, पंचायत समिति या विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि इनके जो सबसे हेड होते थे वो चेयरपर्सन्स होते थे और ये सारे जुड़े थे। पंचायती राज ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी पैटर्न वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इन 1959। अब जो पंचायती राज है वो सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लाया गया बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। लेटर अदर स्टेट्स ऑल्सो फॉलोड। बाद में जो दूसरे राज्य थे वो भी इसको मानने लगे। इनिशियली बोथ द पीपल एंड द स्टेट्स वर एंथुसियास्टिक अबाउट पंचायती राज। प्रारंभ में जो नागरिक थे और जो राज्य सरकार थी वह पंचायती राज के लिए बहुत ही खुश थी, वह चाहती थी कि आए। However, पंचायती राज institution began to decline very soon owing to government indifference and political interference। लेकिन पंचायती राज जो संस्थाएं थे वो बहुत ही जल्द खत्म होने लगे, क्योंकि सरकार जो है वह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से
लोगों को शक्तियां देते थे, रिसोर्सेज देते थे, और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। द अशोक मेहता कमेटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू पंचायती राज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1978। अब सरकार ने अशोक मेहता कमेटी का गठन किया ताकि वो ये देख सके कि पंचायती राज कैसा चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ों की बदलाव करनी चाहिए ताकि वो अच्छा हो। और अशोक मेहता कमेटी अपना रिपोर्ट 1978 में दिए। दिस कमेटी फेल्ट दैट पंचायती राज हैड इनकल्केटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस। अब ये जो कमेटी है ये इस बात को समझ पाई कि जो पंचायती राज है इसमें जो राजनीतिक लोगों के बीच में जागरूकता है वह लाया गया ग्रामीण लोगों में। However, it had not been successful in carrying out its economic development. हालांकि वह अपने आर्थिक विकास को करने में असक्षम रहा। Unlike the Balwant Rai Mehta Committee, the Ashok Mehta Committee suggested a two-tier structure of पंचायती राज। अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था, 3 टायर था, लेकिन जो द अशोक मेहता कमेटी हुआ उसमें यह सलाह दी गई कि सिर्फ 2 स्तर पर पंचायती राज की संरचना की जाए। These 2 tiers were जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल पंचायत एट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिटवीन विलेज पंचायत एंड पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होगा, जिला परिषद ही होगा, लेकिन एक मंडल पंचायत बने जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जो विलेज पंचायत और पंचायत समिति के काम को देखे, ठीक है। In the 2-tier system, the main emphasis was laid on Zilla Parishad and not on the Panchayat Samiti, as in the case of the earlier committee report. अब ये जो 2-tier बना था जिला परिषद और मंडल पंचायत का जो सलाह दिया गया था द अशोका मेहता कमेटी द्वारा, उसमें जो ज़्यादा जोर जिला परिषद पे दिया गया ना कि पंचायत समिति। और जो पहला रिपोर्ट था द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, उसमें पंचायत समिति में ज़्यादा जोर दिया गया था। However, the recommendation of the Ashok Mehta committee could not be implemented due to the collapse of the Janata government in 1980. हालांकि द अशोक मेहता कमेटी का जो सलाह था वो लागू नहीं किया जा सका क्योंकि 1980 में जनता सरकार गिर गई। द स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु डिड नॉट होल्ड इलेक्शन टू पंचायत फॉर लॉन्ग। काफ़ी लंबे समय तक बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु के राज्यों में पंचायत का चुनाव हुआ ही नहीं। At the same time, many new agencies were set up by the central government like District Rural Development Agency to take up developmental programs in collaboration with the state government, with panchayats having no role in these programs. अब इसी समय बहुत सारे नए नए एजेंसी संस्थाएं बनाए गए केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, क्या कि ये राज्य सरकार के साथ मिलके बहुत सारे विकास जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको ला सके, और इनमें जो पंचायत था उनका कोई काम ही नहीं था। दे themselves hardly had any funds to take up development projects in the villages. अब पंचायत के पास मुश्किल से ही कुछ पैसा होता था ताकि वह गांव का विकास कर सके। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.5.2 साइलेंट फीचर्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। अब जो 73वां संशोधन आया उसका मुख्य विशेषता क्या क्या है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन enacted in 1992 made statutory provision for the establishment, empowerment and functioning of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब जो 73rd अमेंडमेंट आया हमारे संविधान में, ये कब लाया गया, 1992 में, ठीक है। और इसमें ये प्रोविज़न किया गया, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न किया गया कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इनकी स्थापना हो, इनको शक्तियाँ दिया जाए और इनको काम दिया जाए ताकि ये गांव का विकास कर सकें। Some provisions of this amendments are binding on the states, while others have been left to be decided by respective state legislature at their discretion. अब कुछ ऐसे प्रावधान थे इस संशोधन में कि राज्य को वो सारी चीजें करनी ही थी, ठीक है,
लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो राज्य विधानसभा के ऊपर छोड़ दिया गया था। अगर वो चाहे तो वो उसको माने और अगर ना चाहे तो ना माने। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट आर एज फॉलोज। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ 73rd 73वां, उनका जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सम ऑफ द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू लॉ आर। अब जो नया कानून बना उसमें कुछ कुछ जो बाध्य जो चीजें थी वो जरूरी थी, वो क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा आपको बनाना होगा। क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर एट जिला, ब्लॉक एंड विलेज लेवल। जिला, ब्लॉक और विलेज गांव स्तर पर 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर बनाना होगा। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एट ऑल द लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जितने भी यहाँ पे लोगों को चुना जाएगा हर एक स्तर में वो सीधे चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा। मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बी 21 ईयर्स। अगर आपको पंचायती राज संस्था में के इलेक्शन में खड़ा होना है तो कम से कम आपको 21 साल का होना होगा। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट द जिला और ब्लॉक लेवल्स शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए, जिला और ब्लॉक ये दोनों स्तर पर जो चेयरमैन चुना जाएगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत in proportion to their population and for women in panchayats up to 1/3 seats। अब देखिए, जनसंख्या के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट है SC और जो शेड्यूल ट्राइब है ST, इनका पंचायत में जगह आरक्षित होगा, सीट्स रिजर्व्ड होगा और 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, मतलब दोनों SC ST और SC ST और वुमेन ये तीनों को मिला के 1/3 सीट्स हमेशा रिजर्व रहेगा, उनमें यही लोग काम करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी सेट अप इन ईच स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, जो राज्य चुनाव समिति जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो हर एक राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए चुनाव करवाएगी। द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज 5 years। If dissolved earlier, fresh election to be held within 6 months। अब जो कार्यकाल है पंचायती राज संस्थाओं का वो 5 साल के लिए है। ठीक है, और अगर 5 साल से पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कार्य खत्म कर दिया जाता है तो एकदम 6 महीने के अंदर ही वापस से चुनाव कराने होंगे। A state finance commission is set up in each state every 5 years। अब हर 5 साल में स्टेट राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी गठन होगी। इसके बारे में प्लीज रेफर टू 74th अमेंडमेंट डिस्कस्ड अबव। हाँ, आगे हम इसके बारे में बता चुके हैं आगे के वीडियो में, जहां पे 74th अमेंडमेंट के बारे में हम बताए थे। सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच आर नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट्स बट ओनली गाइडलाइंस आर। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि राज्य के ऊपर अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। अगर राज्य चाहे तो इसको वो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। वो क्या है? गिविंग वोटिंग राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दीज बॉडीज। अब जो केंद्र विधानमंडल है या राज्य विधानसभा विधानमंडल है, उसको ये अधिकार देना कि ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं या जो पंचायत हैं जो स्तर पर आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पंचायत की बात कर रहे हैं, तो उस पे उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले कि नहीं, मतलब ये अधिकार मिले कि नहीं कि वो मत दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ठीक है, जिनको OBC कहा जाता है, उनके लिए वो आरक्षण देंगे कि नहीं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फाइनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, लेवाई फीस एटसेट्रा एंड द एफर्ट शैल बी मेड ऑन टू मेक पंचायत ऑटोनोमस बॉडी। अब जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या ये शक्ति दी जाएगी कि वो टैक्सेस या क्या फीस लगाना है इसका निर्णय ले सके, या फिर जो पंचायत हैं उनको ऑटोनोमस कर दें, मतलब वो अपने हिसाब से अपना सब कुछ देखें, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, क्या ऐसा बनाना होगा या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सलाह है सिर्फ, अगर राज्य चाहे तो इनको मान सकता है और अगर ना चाहे तो ना माने। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आप पढ़े हैं ये सारा चीज़ राज्य को मानना ही पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.6 कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। अब पंचायत की संरचना कैसे होती है, पंचायत कैसे बनाया जाता है। द पंचायती राज सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द 73rd अमेंडमेंट is a three-tier structure based on the direct election at all the three tiers: village, intermediate and district. अब देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो कि 73rd अमेंडमेंट, जो 73वां संशोधन हुआ हमारे संविधान में, उसके अनुसार जो बनाया गया, उसमें 3 स्तर पर पंचायत सिस्टम बना। ठीक है, ये 3-tier स्ट्रक्चर है और ये हर एक तीनों स्तर पर, चाहे वो विलेज हो, इंटरमीडिएट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर सीधे तौर पर चुनाव होता है। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट टायर इज गिवन टू द स्मॉल स्टेट्स हैविंग लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन। अब वह राज्य जहां पर 20 लाख से कम लोग रहते हैं, ठीक है, जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर जो इंटरमीडिएट लेवल है, जो इंटरमीडिएट पंचायत का जो बात है वो नहीं है। ठीक है, वहां से हटाया गया है। इट मीन्स दैट दे हैव फ्रीडम नॉट टू हैव द मिडिल लेवल ऑफ पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास ये आज़ादी है कि वह मिडिल लेवल ऑफ पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे वो पंचायत ना रखें। ऑल मेंबर्स इन अ पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अब पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं उनको सीधे चुना जाता है। कैसे? वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं वो चुनते हैं। However, if a state so decides, member of the state legislature and parliament may also be represented in the district and middle level पंचायत। हालांकि अगर राज्य चाहे तो राज्य विधानसभा या संसद के जो सदस्य होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट या मिडिल लेवल पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। द मिडिल लेवल पंचायत आर जनरली नोन एज पंचायत समिति। अब जो मिडिल लेवल, इंटरमीडिएट जो रहते हैं, उनको पंचायत समिति नाम से जाना जाता है। Provisions have been made for the inclusion of the chairperson of the village panchayat in the block and district level पंचायत। अब यह प्रावधान किया गया है कि जब ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत बनेगा, जो ग्राम पंचायत होगा, जो गांव में, वहां के चेयरपर्सन होना जरूरी है। The provision regarding reservation of seats for scheduled caste or scheduled tribe has already been mentioned earlier. अब हम लोग आगे जो वीडियो लाइन से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST, इनके लिए पहले ही प्रावधान रखा गया है कि इनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। However, it should also be noted here that 1/3 of the total seats are reserved for women and 1/3 of women are out of quota fixed for scheduled caste और scheduled tribe। हालांकि ये बात भी ध्यान देना है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, वो महिलाओं के लिए हैं, और जितने महिलाएं चुनी जाएंगी उनमें से 1/3, मान लीजिए अगर 30 सीट है, ठीक है, तो 1/3 मतलब कुल 10 महिलाएं तो होंगी ही होंगी। अब इस 10 महिलाएं से 1/3 मतलब कम से कम 3 महिलाएं ऐसी होंगी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होंगी। ठीक है, और अगर इसको ऐसे हम देखें, मान लीजिए 90 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 30 लोग कौन होगा, वुमेन। ठीक है, अब जो वुमेन है उनमें से 30 में से 10 वुमेन ऐसी होंगी जो SC या ST के होंगी। ठीक है, रिजर्वेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑफिस चेयरपर्सन। अब जो लोग ऑफिसेस को जो चेयरपर्सन होंगे उनमें भी रिजर्वेशन है। द रिजर्व सीट्स आर अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एरिया। अब जो रिजर्व सीट है वो रोटेशन बेसिस पे होता है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर इनको रोटेट किया जाता है। State legislature can provide further reservation for other backward classes OBC in पंचायत। आप देखिए, जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, जो विधानमंडल है, वो अगर चाहे तो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए भी पंचायत में रिजर्वेशन वो कर सकते हैं। आप देखिए टर्म, इनका टर्म कितना दिन का होता है, कार्यकाल कितने दिन के होते हैं। द अमेंडमेंट्स
द अमेंडमेंट्स प्रोवाइड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ पंचायत। अब जो संशोधन किया गया है उसमें ये बात कही गई है कि जो पंचायत होगा वो निरंतर चलता रहेगा। ठीक है। द नॉर्मल टर्म ऑफ द पंचायत इज 5 years। अब आम तौर पे जो पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसका गठन 5 साल के लिए होता है। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन 6 months। अगर पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होता है। डिसॉल्व होना मतलब भंग हो जाना या समाप्त हो जाना। देयर इज अ प्रोविजन फॉर स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस ऑफ पंचायत। अब देखिए ये भी प्रावधान है कि जो स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर जो चुनाव समिति है वो अपने देख रेख में, अपने दिशा निर्देश में, अपने नियंत्रण में चुनाव करवा सकती है पंचायत का। नेक्स्ट, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। अब जो पंचायत हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स मे एंडाउ पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे नेसेसरी to enable the panchayats to become institution of self government at grassroots level। अब जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानसभा है, उनके पास ये शक्ति है कि अगर वो चाहें तो पंचायत को इतनी शक्तियां दे सकते हैं, इतने अधिकार दे सकते हैं जितना ज़रूरी है, ताकि वो पंचायत एक ऐसी संस्था बने जो खुद से अपना काम कर सके। ग्रास रूट लेवल मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर। Responsibility may be given to them to prepare plans for economic development and social justice। अब उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है ताकि वह ये योजना बनाए कि किस तरह से उनके क्षेत्र का आर्थिक विकास हो और वहाँ पे सबको एक जैसा सामाजिक न्याय मिले। Schemes of economic development and social justice with regard to 29 important matters such as agriculture, primary and secondary education, health and sanitation, drinking water, rural housing, welfare of weaker section, social forestry and so forth may be made by them। अब देखिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, ठीक है, जिससे आर्थिक जो विकास है वो हो, सामाजिक न्याय मिले सबको। अब इसमें 29 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे खेती हो गई, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, स्वास्थ्य हो, हेल्थ सैनिटेशन, पीने का पानी, ग्रामीण जगह में रहने की सुविधा, फिर जो कमज़ोर वर्ग है उनका कल्याण करना, सोशल फॉरेस्ट्री, और इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को, ठीक है, गांव के रहने वाले लोगों का, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करे और सबको सामाजिक न्याय मिले। 16.7 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। अब देखिए जो पंचायती राज है उसका क्या है, 3 टायर स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग आगे के से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइए अब उसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे 3 स्तर होते हैं, ठीक है, पंचायती राज के। सबसे पहला पंचायत एट विलेज लेवल। अब गांव के जो स्तर पर पंचायत होते हैं वो देखिए, दिस इज द बेसिक और ग्रास रूट लेवल ऑफ पंचायती राज। अब जो पंचायती राज है वो एकदम बेसिक लेवल पे है, एकदम ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर है। द पंचायत फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इंक्लूड्स ग्राम सभा, द सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। अब किसी गांव में जो पंचायत होता है या कुछ गांव का मिला के जो पंचायत होता है उसमें क्या होता है, एक होता है ग्राम सभा, जो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है। फिर होते हैं ग्राम पंचायत, फिर न्याय पंचायत। आइए ये सब क्या है इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग्राम सभा। रिकॉग्निशन टू ग्राम सभा एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी डाली गई कि जो ग्राम सभा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होगी जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट रेसिडेंट्स विद इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्राम सभा में एक गांव या कुछ गांव मिलाकर,
जो ग्राम सभा बना है उसमें सभी अडल्ट, जितने भी वहाँ लोग रह रहे हैं जो अडल्ट हैं 18 साल के ऊपर हैं, वो सभी उसमें हैं। Thus it is the only institution of direct democracy in the country. इसलिए देश में ये सिर्फ इकलौता ऐसी संस्था है जहाँ पे सीधे तौर पर जनतंत्र या लोकतंत्र है। Generally 2 meetings of ग्राम सभा are held every year. आमतौर पर साल में 2 बार ग्राम सभा के सदस्य मिलते हैं, सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं। In these meetings, the Gram Sabha, as the general body of the people, hears annual statement of accounts, audit and administrative report of पंचायत। अब ये जो मीटिंग होता है इसमें जो ग्राम सभा है वो किससे बना है? वो उसके ही क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग उनसे जो बना है, वो क्या सुनता है कि क्या लेखा जोखा रहा, ऑडिटिंग क्या हुआ, फिर पंचायत का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, तो सारा कुछ जो काम हुआ है उसका लेखा जोखा यहाँ दिया जाता है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन बाई पंचायत। अब यहाँ पर जो नए नए विकास के लिए काम जो करने हैं उसके बारे में भी सलाह दी जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पुअर पीपल ऑफ द विलेज सो दैट दे मे बी गिवन इकोनॉमिक असिस्टेंस। अब यहाँ पर यह भी मदद मिलती है कि गांव में कौन कौन से लोग गरीब हैं ताकि उनको आर्थिक मदद दी जा सके। फिर है ग्राम पंचायत। द लोअर टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री इज द विलेज लेवल पंचायत। आप देखिए जो सबसे निचले स्तर पर हमारे देश में पंचायती राज प्रणाली है उसमें ग्राम पंचायत आता है जिसको विलेज लेवल पंचायत बोलते हैं। इट इज नोन इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट एज ग्राम पंचायत। ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर इन्हें ग्राम पंचायत नाम से जाना जाता है। द मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुना जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज पॉपुलेशन। अब गांव की जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य कितने होंगे। Hence it differs from पंचायत टू पंचायत। इसलिए अलग अलग जगह के पंचायत में जो सदस्यों की संख्या है वह अलग अलग है। इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो चुनाव होता है वह इस आधार पे होता है कि एक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में वोट दे सकता है। As already mentioned, 1/3 of the total number of seats are reserved for women and some for scheduled caste and tribes, including 1/3 for the women of scheduled caste and tribes। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है। कैसे? 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए हैं, कुछ जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST के लोगों के लिए हैं। अब इनमें वो महिलाएं 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए SC ST के। अब कहने का मतलब मान लीजिए अगर 90 लोगों को चुनना है तो इसमें 30 लोग होंगे वुमेन, ठीक है, और कुछ सीट्स जो SC ST के लिए है उसमें भी मान लीजिए अगर SC ST के 30 लोगों को 15 लोगों को चुनना है तो इसका 1/3 मतलब 5 लोग SC ST की महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे SC ST के सिर्फ पुरुष ही होंगे। Chairperson of ग्राम पंचायत आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स एज सरपंच, प्रधान और प्रेसिडेंट। अब जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे सरपंच के नाम से जाना जाता है, कहीं उन्हें प्रधान कहा जाता है, कहीं उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। देयर इज अ वाइस चेयरपर्सन ऑल्सो। अब वहाँ पे भी उपाध्यक्ष होते हैं। बोथ आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पंचायत। अब इनको कौन चुनते हैं? जो पंचायत के सदस्य हैं वही इनको चुनते हैं। ग्राम पंचायत जनरली होल्ड देयर मीटिंग्स वंस अ मंथ। अब जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। पंचायत एट ऑल लेवल्स कंस्टिट्यूट कमिटीज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ देयर बिजनेस। हर एक स्तर में जो पंचायत का गठन होता है, जो पंचायत बनाया जाता है, वहाँ पर समितियाँ, कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि काम को पूरा किया जा सके। फिर है न्याय पंचायत।
There are judicial panchayats and remainder of ancient village panchayat that settle local disputes. अब देखिए, न्याय भी मिलना है लोगों को, तो इसके लिए न्याय तंत्र बनता है। जुडिशियल पंचायत होता है, जो प्राचीन गांवों में क्या होता था, जो आम लोगों में जो मतभेद होता था, जो विवाद होता था, यहाँ पर उसको सुलझाया जाता था। They are set up to provide speedy and inexpensive justice. अब ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले और इसमें कम से कम खर्च हो। Jurisdiction of न्याय पंचायत varies from state to state. One such पंचायत is set up for 5 or more ग्राम पंचायत। अब देखिए, जो न्याय पंचायत का कार्य क्षेत्र होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक न्याय पंचायत 5 या उससे ज़्यादा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को देख रहा है। The tenure is between 3 to 5 years as determined by state law. अब राज्य के कानून में जैसा कहा जाएगा, जैसा माना जाएगा, उस हिसाब से इनका जो कार्यकाल है वो 3 से 5 साल तक के लिए होता है। न्याय पंचायत जनरली डील्स विद पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड कैन इम्पोज अ फाइन अप टू ₹100 ओनली। अब जो न्याय पंचायत होता है ये सिर्फ छोटे छोटे जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उन्हीं को यहाँ पे उनकी सुनवाई होती है और यह ₹100 तक ही किसी के ऊपर फाइन लगा सकते हैं। देयर आर नो लॉयर्स टू प्लीड द केसेस इन न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत में जो मामले आते हैं उनके लिए कोई वकील नहीं होते हैं। पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स आर्ग्यू देयर ओन केस। अब जो लोग मामले को लेकर आए हैं दोनों पक्ष अपना अपना बात खुद रखते हैं। नंबर 2, पंचायत समिति। आइए अब हम लोग पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड और मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज इस पंचायत समिति विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड अ जिला परिषद। अब देखिए, जो दूसरा स्तर है या जिसको हम लोग कहते हैं मध्य स्तर, एक पंचायती राज का वो पंचायत समिति है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पंचायत समिति ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन इन अ समिति एरिया। अब देखिए, पंचायत समिति में कितने सदस्य होंगे यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि जिस क्षेत्र की वह पंचायत समिति है उस क्षेत्र का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन कितना है। इन पंचायत समिति सम मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अब पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे तौर पर चुन लिए जाते हैं। सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पंचायत समिति। अब देखिए, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। However, all the सरपंच of ग्राम पंचायत are not members of पंचायत समिति at the same time. हालांकि ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच होते हैं वो सभी एक ही समय पे पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते हैं। The number varies from state to state and is rotated annually. अब इनकी जो संख्या है वह अलग अलग राज्य में अलग अलग है और यह वार्षिक रूप में सालाना बदली जाती हैं। It means that only chairperson of some ग्राम पंचायत in a समिति area are members of पंचायत समिति at a time. इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही ऐसे ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन होते हैं किसी समिति क्षेत्र में जो कि उसी समय पंचायत समिति के भी सदस्य हैं। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति ग्राम पंचायत का भी चेयरपर्सन है और पंचायत समिति का भी सदस्य है एक ही समय दौरान में। In some panchayats, members of legislative assemblies and legislative councils as well as member of parliaments who belong to the samiti area are co-opted as its members. अब कुछ पंचायत में जो विधान सभा होता है या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, साथ ही साथ जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं जो उस समिति क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उनको भी सदस्य के रूप में लिया जाता है पंचायत में। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समितिज आर जनरली इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो लोग पंचायत समिति के चेयरपर्सन होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको सीधे तौर पर पंचायत समिति के सदस्य ही चुनते हैं। फिर आता है तीसरा, जिला परिषद। जिला परिषद
at the district level is the uppermost tier of the पंचायती राज system. अब सबसे ऊपर कौन होता है? जिला परिषद. This institution has some directly elected members whose number differs from state to state as it also based on population. अब ये जो संस्था है जिला परिषद, इसमें कितने सदस्य होंगे यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है. यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य का जहाँ पर जिला परिषद बनाना है वहाँ की जनसंख्या कितनी है. चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समितिज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जिला परिषद. अब जो पंचायत समिति के चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? जिला परिषद के एक्स ऑफिशियो मेंबर, सदस्य. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. अब जिस डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद की संरचना हो रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वहाँ का कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो तो वो व्यक्ति भी जिला परिषद का सदस्य के लिए नियुक्त हो सकता है. द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद कॉल्ड अध्यक्ष और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. अब जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं जिनको अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कहा जाता है, उनको सीधे तौर पर जिला परिषद के जो सदस्य हैं वही चुनते हैं. द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड सिमिलरली. अब जो उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरपर्सन, उनको भी इसी तरह से चुना जाता है. जिला परिषद मीटिंग्स आर कंडक्टेड वंस अ मंथ. जिला परिषद का जो मीटिंग्स है वो महीने में एक बार की जाती है. ठीक है. स्पेशल मीटिंग्स कैन ऑल्सो बी कॉन्वेंट टू डिस्कस स्पेशल मैटर्स. अब स्पेशल मीटिंग भी हो सकता है, कोई सभा बुलाई जा सकती है अगर कोई परिस्थिति या कोई मुद्दे पे बात करना है. सब्जेक्ट कमिटीज आर ऑल्सो फॉर्म. अब अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कमिटीज बनाई जाती हैं. Ex officio, a person who holds an office not because he she is elected to that post, but by virtue of the fact that he or she holds another office. Ex officio क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि जिसके पास कोई ऑफिस है, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको वहाँ पे चुना गया है उस पद के लिए, इसलिए क्योंकि भाग्य से उसके पास दूसरा ऑफिस भी है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.7.1 फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पंचायत संस्था के बारे में हम लोग तब से पढ़ रहे हैं आगे के वीडियोस में, अब उनके क्या क्या कार्य हैं आइए वो देखते हैं. ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म सच फंक्शंस एज आर स्पेसिफाइड इन स्टेट लॉज रिलेटिंग टू पंचायती राज. अब जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं वो राज्य के कानून के अनुसार करते हैं जो उन पंचायती राज के हिसाब से किए गए हैं. ठीक है. जनरली स्पीकिंग द फंक्शंस आर एज अंडर. अब आमतौर पर ये जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं. फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. अब ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य है? सम स्टेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत. अब कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जहां पर जो काम है वो कुछ ऑब्लिगेटरी है, मतलब वो आपको करना ही है, और कुछ ऑप्शनल है, अगर चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो. ठीक है. वाइल अदर स्टेट्स डू नॉट मेक डिस्टिंक्शन. जबकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि इस तरह का डिफरेंसेस नहीं रखते हैं. अब ये जो ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शन है इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको बताए भी थे. द सिविक फंक्शन रिलेटिंग टू सैनिटेशन, cleaning of public roads, drains and ponds, public toilets and lavatories, primary health care, vaccination, supply of drinking water, constructing public wells, street lighting, social health and primary and adult education etc. are obligatory functions of village panchayat. अब जो गांव में पंचायत होता है इनका कुछ काम जो कि ज़रूरी है, मतलब वो करना ही पड़ेगा, वो है आपको रास्तों का मरम्मत करना है, साफ़ सफाई करना है, फिर आपको सैनिटेशन की व्यवस्था करनी है ताकि लोगों का जो मल मूत्र है वो साफ़ हो सके.
फिर आपको ड्रेन्स को, पॉन्ड्स को, ये सब साफ रखना है, पब्लिक टॉयलेट का सुविधा रखना है, लैबोरेटरीज का सुविधा रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, लोगों को इंजेक्शंस मिले, बच्चों को पोलियो दिया जाए, फिर पीने का पानी मिले लोगों को, फिर जो कुआं है वो बनता है, फिर रास्तों में लाइट लगाया जाए, फिर सामाजिक स्वास्थ्य हो, फिर जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिले। ये सब ज़रूरी काम है, ये पंचायत को करना ही पड़ेगा। द ऑप्शनल फंक्शंस डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। अब देखिए, जो ऑप्शनल फंक्शन है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पंचायत है उसके पास संसाधन क्या क्या है, कितना पैसा है उसके पास। दे मे और मे नॉट परफॉर्म सच फंक्शंस एज tree plantation on roadside, setting up of breeding center for cattle, organizing child and maternity welfare, promotion of agriculture etc. अब वो चाहें तो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कुछ काम है जैसे रास्तों पे पेड़ लगाना, फिर भेड़ बकरी पालने के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना, फिर बच्चों का या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके कल्याण के लिए सेंटर्स लगाना, या खेती को बढ़ावा देना। तो ये सब जो काम आप अभी पढ़े, ये अगर पंचायत के पास संसाधन है और अगर वो चाहे तो वो कर सकती है, और अगर चाहे तो नहीं भी कर सकती है। आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट द स्कोप ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत वाज वाइडेंड। अब जो 73rd अमेंडमेंट आया, 73वां संशोधन आया, उसमें जो ग्राम पंचायत का जो कार्य है उसके क्षेत्र को बड़ा किया गया। Such important functions like preparation of annual development plan of panchayat area, annual budget, relief in natural calamities, removal of encroachment of public land, implementation and monitoring of poverty alleviation programs are now expected to be performed by the panchayat. अब जैसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे जो पंचायत का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर सालाना किस तरह से विकास होगा, इस चीज़ का योजना बनाना, फिर वार्षिक बजट बनाना कि किस चीज़ पे कितना खर्च होगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आई है, आपके गांव में बाढ़ आ गया, या मान लीजिए जंगलों में आग लग गया, तो इसमें कैसे रिलीफ दिया जाएगा। फिर जो ज़मीन है लोगों का, ठीक है, उस पे बहुत सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर दखल करना, ठीक है, दबा लेना। तो ये सब चीज़ ऐसा ना हो कि लोगों का जो ज़मीन है कोई दखल कर ले या उनसे छीन ले। फिर जो लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं, ये चीज़ ध्यान देना कि कौन कौन बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कैसे उनकी गरीबी को हटाया जा सकता है। तो ये सब जो काम है अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पंचायत इसको करे। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज थ्रू ग्राम सभास, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इम्प्रूव्ड चूल्हास, बायोगैस प्लांट हैव ऑल्सो बीन गिवन टू ग्राम पंचायत इन सम स्टेट। अब कुछ कुछ राज्यों में जो ग्राम पंचायत है उनको ग्राम सभा के भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज दिया गया, फिर जो चूल्हा होता है जिसमें खाना बनता है वो अच्छा दिया गया ताकि वो लोगों में बांट सके, बायोगैस प्लांट दिए गए। इस तरह से क्या है कि विलेज जो है गांव का, उसका सुधार हो, विकास हो। नंबर 2, फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। अब देखिए पंचायत समिति के क्या क्या कार्य होते हैं। पंचायत समितिज आर द हब ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अब जितने भी विकास कार्य होते हैं वो सभी कहाँ होते हैं, पंचायत समितिज के वहाँ पर, और ये एक हब है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दे आर हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, BDOs, ठीक है। पंचायत समिति कौन चलाते हैं, BDOs, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सम फंक्शंस आर एंट्रस्टेड टू देम लाइक एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। अब उनको कुछ कुछ कार्य जो दिए जाते हैं, ठीक है, वो खेती से संबंधित होते हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट, ज़मीन का विकास करना, वाटरशेड डेवलपमेंट बनाना, सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री करना, फिर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन देना। द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन रिलेट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्लान्स, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू विच फंड्स आर ईयरमार्क्ड। अब जो दूसरा प्रकार का जो उनका कार्य होता है वह उन सब चीज़ों से होता है जिसमें कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ स्कीम्स हैं, ठीक, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए उनको पैसा दिया जाता है।
इट मीन्स दैट अ पंचायत समिति हैज़ टू स्पेंड मनी ओनली ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया है तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे वो पैसा खर्च होगा। द चॉइस ऑफ लोकेशन और बेनिफिशरीज इज हाउएवर अवेलेबल टू दी पंचायत समिति। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, इससे कौन किस क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, ये निर्णय पंचायत समिति ही लेते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। अब जिला परिषद के स्तर पर उनका क्या कार्य होता है, जिला परिषद का फंक्शंस, आइए कार्य देखते हैं। जिला परिषद लिंक्स पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, जिला में पंचायत समिति का जो लिंक होता है वो होता है जिला परिषद। इट कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। अब ये क्या करते हैं, पंचायत समिति का जो काम है डिस्ट्रिक्ट में उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड इंटीग्रेट समिति प्लान्स इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लान्स फॉर सबमिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को जो योजनाएं दी गई हैं उन पे क्या काम हो रहा है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो योजना बना है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान में वो समिति का जो प्लान है उसको जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट की, जिला की जो योजनाएं हैं उसमें समिति की योजनाओं को जोड़कर वो काम करते हैं ताकि राज्य सरकार को वो अपना रिपोर्ट दे सके। जिला परिषद लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट वर्क्स इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद क्या करते हैं, पूरे जिला में कितना विकास कार्य हो रहा है इस पर वो नज़र रखते हैं। It undertakes schemes to improve agricultural production, exploit groundwater resources, extend rural electrification and distribution, and initiate employment generating activities, construct roads and other public works. अब जिला परिषद और क्या देखते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जो की जाती हैं ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है वो इम्प्रूव हो। फिर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, ज़मीन के नीचे जो हमारा जल साधन है वो संसाधन का बर्बादी ना हो। फिर गांव तक इलेक्ट्रिसिटी आए, फिर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी आए, बहुत सारे योजनाएं लाएं, बहुत सारे काम लाएं लोगों के लिए। साथ ही साथ गांव में रास्ता बनाना और भी जो गांव में काम करना है वो सब चीज़ जिला परिषद देखती है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स वेलफेयर फंक्शंस लाइक रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड स्कार्सिटी, establishment of orphanages and poor homes, night shelter, welfare of women and children etc. इसके साथ ही ये कुछ कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय लोगों का ये बचाव करते हैं, उन लोगों को रिलीफ देते हैं। जब सूखा पड़ता है या कोई कमी आती है तब ये लोगों की मदद करते हैं। साथ ही साथ ये अनाथालय, फिर गरीबों के लिए घर ये भी बनाते हैं। उसके बाद रात को रहने के लिए लोगों के लिए घर बनाते हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स लाते हैं। इन एडिशन, जिला परिषद परफॉर्म फंक्शंस एंट्रस्टेड टू देम अंडर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। इसके साथ ही साथ जिला परिषद वो सारे कार्य भी करते हैं जो प्रोग्राम केंद्र सरकार या राज्य सरकार लाए हैं और उनको दिए हैं करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जवाहर रोजगार योजना is a big centrally sponsored scheme for which money is directly given to the district to undertake employment generating activities. उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना एक बहुत ही बड़ा केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ योजना है, ठीक है, स्कीम है, जिसमें जो पैसा है वो डायरेक्टली जिला परिषद को दिया जाता है ताकि वह लोगों को नौकरियां दे सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ करें वो। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.8 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। अब पंचायत में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, उनके कमाई का स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, वो देखते हैं। पंचायत कैन डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एफिशिएंटली ओनली इफ दे हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पंचायत तभी अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा होगा। तो जितना धन का ज़रूरत है, जितना फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, उतने होंगे तभी वो अपने काम को कर सकते हैं। फॉर रिसोर्सेज पंचायत डिपेंड मेनली ऑन ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ जो संसाधन की बात की जा रही है उसके लिए जो पंचायत है वह राज्य सरकार से उनको जो पैसा मिलता है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। दे ऑल्सो हैव टैक्सेशन पावर्स एंड हैव सम इनकम
फ्रॉम ओन्ड एंड वेस्टेड एसेट्स। अब उन लोगों के पास ये शक्ति होता है कि वह लोगों से टैक्स लें और उन लोगों का जो अपना एसेट्स है उसको वो लोगों को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ से भी पंचायत के पास पैसा आता है। दे मे गेट अ शेयर इन द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस दैट आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्य सरकार जो कर ले रही है, जो ड्यूटीज, टोल्स, फीस ले रही है, उसका कुछ हिस्सा वह पंचायत को दे सकती है। लेट अस नाउ सी व्हाट फाइनेंशियल रिसोर्सेज पंचायत हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या वित्त संसाधन है पंचायत के पास जो कार्य उनको करना पड़ता है। सबसे पहला ग्राम पंचायत के बारे में देखिए। इन मोस्ट स्टेट्स द पावर ऑफ लिवाइंग टैक्स इज वेस्टेड इन ग्राम पंचायत। बहुत सारे राज्य में जो शक्ति है कर लगाने का वो किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास। हाउस टैक्स, टैक्स ऑन कैटल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल क्रॉप्स, ड्रेनेज टैक्स, सैनिटेशन फी, टैक्स ऑन प्रोड्यूस सोल्ड इन विलेज, fee for supply of water to household, lighting tax are some of the taxes and fees levied by पंचायत। अब देखिए ज़्यादातर राज्यों में जैसे यहाँ पे बताया गया तो हाउस टैक्स हो गया, आपका जो भेड़ बकरी है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जो आपका प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह तक आप नहीं ले जा पा रहे हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, ड्रेनेज के लिए जो टैक्स लगता है, सैनिटेशन फ़ी लगता है, फिर जो गाँव में प्रोडक्शन हुआ है बेचने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर पानी जो दी जा रही है घर में उसके ऊपर फीस लगता है, फिर जो स्ट्रीट लाइट जलता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये टैक्सेस और फीस कौन देता है? ये लगाता है पंचायत। पंचायत कैन ऑल्सो लिवाई एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन टेम्पररीली स्टेशन थिएटर्स, टैक्सेस ऑन एनिमल एंड नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स पाइल्ड फॉर हायर। अब पंचायत चाहे तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है जो टेम्पररी स्टेशन जैसे थिएटर्स जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पर, साथ ही साथ वो जानवरों के ऊपर भी टैक्स लगा सकता है या उन गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है जो भाड़ा देने के लिए खड़े हैं। ग्राम पंचायत ऑल्सो रिसीव फंड्स एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम एज कॉमन ग्राउंड्स, जंगल्स, कैटल ग्राउंड्स एक्सेट्रा। अब जो ग्राम पंचायत है उनको उन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए भी पैसा मिलता है जो उनका अपना होता है, जैसे जो कॉमन ग्राउंड है, जंगल है, फिर जहाँ भेड़ बकरी चढ़ने जाते हैं, कैटल ग्राउंड। द सेल प्रोसीड्स ऑफ डंग रिफ्यूज एंड कार्केसेस, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो रिटेन्ड बाई ग्राम पंचायत। अब देखिए जो डंग होता है, ठीक है, वो जो बेचा जाता है या जो मरे हुए जानवरों को का शरीर जो बेचा जाता है, ठीक है, डंग क्या होता है? गोबर बेचा जाता है, उसके बाद खाद बेचा जाता है, फिर आपका जानवरों का मरा हुआ शरीर बेचा जाता है। तो ये सारा पैसा जो आता है वो भी ग्राम पंचायत के पास रहता है। दे ऑल्सो रिसीव देयर शेयर इन लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट। अब देखिए जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, राज्य में, उसका भी शेयर उनको मिलता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं पंचायत समिति क्या यहाँ पे क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। पंचायत समिति कैन इम्पोज टैक्स ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पजेज, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, टोल्स फॉर ब्रिजेस मेंटेन्ड बाय देम। अब जो पंचायत समिति है वो टैक्स लगा सकता है उन सब सेवाओं के लिए जो वो सेवा देती है, जैसे पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी, रास्तों में लाइट लगाना, फिर वो ब्रिज जो कि वो मेंटेन कर रहे हैं उन पे वो टोल्स लेते हैं। The property of panchayat samitis includes public building, public roads constructed and or maintained out of their funds, and all land or other property transferred to them by the government. अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी पंचायत समिति के पास रहता है? पंचायत समिति के पास वो सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो सारी संपत्तियां होती हैं जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, जो कि पंचायत समिति के पैसे से या तो बनाई गई हैं या तो मेंटेन की जा रही हैं, या तो सरकार द्वारा उनको जो ज़मीन मिलता है या जो दूसरे संपत्ति मिलते हैं। पंचायत रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन देम। अब देखिए जो संपत्ति पंचायत समिति का है उससे उनको इनकम होता है, कमाई होता है। दे ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्य सरकार से उनको पैसा मिलता है, ग्रांट्स मिलता है।
Funds are transferred by Jila Panchayats or state governments along with the schemes to be implemented by the intermediate institution of Panchayati Raj. अब जिला पंचायत जो है या जो राज्य सरकार है वो पैसा भेजती है पंचायत समिति को अपनी योजनाओं के साथ, जो उनको अपने पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको यहाँ पे जिला पंचायत और राज्य सरकार का जो प्लान्स है वो करना पड़ता है, उनके योजनाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। टोल टैक्स इज चार्ज्ड फ्रॉम दोज हु यूज अ फैसिलिटी। अब टोल टैक्स उनसे लिया जाता है जो कोई फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। Thus who passes over a bridge may have a nominal amount of money as toll for the bridge। अब कहने के लिए मान लीजिए कोई ब्रिज है, अगर आप उसको पास कर रहे हैं, उस ब्रिज से जा रहे हैं, तो आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है उस ब्रिज के टोल के हिसाब में। तो चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद आर ऑल्सो ऑथोराइज टू इम्पोज टैक्स। जिला परिषद के पास भी यह अधिकार होता है कि वह लोगों के ऊपर टैक्स लगा सके, कर लगा सके। दे मे इम्पोज टैक्सेस ऑन persons carrying on business in rural area for 6 months, taxes on brokers, commission agents in markets established by them, also tax on sale of goods in these markets। अब देखिए, वो उन लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती है जो 6 महीने तक या 6 महीने से उनके एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, या तो वो दलालों के ऊपर टैक्स लगा सकती है, या कमीशन एजेंट जो कि बाज़ार में उनके द्वारा लाए गए हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, या तो उनके द्वारा जो बाज़ार है लगाया गया है उस बाज़ार में जो सामान बिक रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं वो। टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड बाई जिला परिषद। अब देखिए, जो ज़मीन बेच के पैसा कमाया जाता है, लैंड रेवेन्यू होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं जिला परिषद। व्हेन डेवलपमेंट स्कीम्स आर एंट्रस्टेड टू देम, नेसेसरी फंड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। जब उन जिला परिषद को कोई विकास का जो योजना है उससे रिलेटेड कोई काम दिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए, तो उसके लिए उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है। दे ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट, डोनेशन फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड मे ऑल्सो रेज लोन्स। अब उनको राज्य द्वारा पैसा मिलता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द्वारा पैसा मिलता है, ठीक है, वो लोन्स दे सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 16.9 इवैल्यूएशन ऑफ पंचायती राज। अब जो पंचायती राज है, ठीक है, ये क्या होता है, आइए अब लोग हम लोग इसको इवैल्यूएट करें, ठीक है, इसका मूल्यांकन करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी एट बोथ रूरल एंड अर्बन लेवल हैज़ नॉट फ्लरिश्ड इन द कंट्री। अब देखिए, ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जो बात हुई थी कि ज़मीनी क्षेत्र पर लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, सब लोग शामिल होंगे, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा फला फूला नहीं। सम ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस फेलियर आर पॉलिटिशियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, entry of criminal elements in the elected bodies, rampant corruption, caste and group division, priority to self-interest over public welfare and electoral malpractices। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो पंचायत बना, ठीक है, हमारा जो सरकार बना, उसमें जो राजनीतिक प्रबंधन थे वो फेल हो गए। जो सरकार चुना गया, जो पंचायत के लोग हुए, बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे, वो लोग अपराधी थे, ठीक है, लेकिन वो लोग हमारे सरकार का हिस्सा बन गए। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर लोगों को बांटा गया। जनता का कल्याण से ज़्यादा लोग अपने बारे में सोचने लगे, पैसे की चोरी हुई। उसके बाद जो चुनाव है वो भी गलत तरीके से किए जाने लगे। The 73rd Amendment seeks to radically alter the powers relation in villages by reserving seats for scheduled caste, tribes, backward classes and women। अब जो 73rd Amendment आया, 73वां संशोधन आया, उसमें ये था कि जो शक्तियां हैं, जो गांव में अलग अलग स्तर पर
अलग अलग लेवल्स में जो शक्तियाँ दी जाती हैं उनमें सीट्स रिजर्व कर दिया जाए एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी और महिलाओं के लिए। However, in the absence of proper education, training and economic independence, these groups are unable to assert themselves. हालांकि अब देखिए ये पिछड़ा वर्ग जो है एससी एसटी हुआ, बैकवर्ड क्लासेस हुआ, फिर बहुत जगह पे महिलाओं को भी पढ़ाया नहीं गया, तो उन लोगों के पास अच्छा पढ़ाई नहीं था, प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, वो लोग शिक्षित नहीं थे, उन लोग को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ठीक है, और आर्थिक रूप में भी वो लोग आज़ाद नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, वो ये जो समुदाय है वो अपना काम नहीं कर पाए, वो खुद को नहीं ला पाए। इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर मेजर हैंडीकैप। हमारे देश में अशिक्षित वर्ग, फिर गरीब लोग, फिर नौकरी नहीं मिलना, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा हुआ जिसके वजह से हमारे देश का नुकसान हुआ। Urgent steps need to be taken to effectively deal with these problems in order to facilitate participatory development. अब बहुत ही ज़रूरी हो गया कि ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएं, ठीक है, ताकि जो विकास के कार्य हैं उसमें सब मिल के काम कर सकें और ये जो हमारे पास असुविधा हो रही है जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, ये हो पाए। Though the provision for reservation of seats for women have been manipulated by their male counterparts, mostly their husband, it has certainly empowered them to some extent. अब देखिए क्या होता था कि जो महिलाएं थी उनका सीट्स रिजर्व था, वो चुन तो ली जाती थी काउंसिलर्स या किसी, उनको कोई पद तो मिल जाता था, लेकिन उनके जो पति थे वो उनका पद का इस्तेमाल करते थे। तो इस फिर भी काफ़ी हद तक महिलाओं को भी शक्तियाँ मिला। They are increasingly becoming aware of their rights and responsibilities and are asserting themselves in certain cases. अब देखिए उन लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगा कि उनकी क्या क्या अधिकार हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है, और वो कुछ कुछ मामले में अपना दावा जमाने लगे, अपना हक जमाने लगे। This is definitely a very positive development. अब यह एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक विकास हुआ महिलाओं के क्षेत्र में। The latest constitutional amendment have certainly broadened the financial resources of the local self-governing institution. अब जो संवैधानिक बदलाव आया, ठीक है, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, इसमें बहुत बढ़ा दिया गया जो वित्त संसाधन के क्षेत्र थे, किनके लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, पंचायत का। However, they still remain starved of fund. हालांकि हमेशा उनको पैसे की कमी रहती थी। Taxation powers have been given to them, but they are unable to collect enough taxation. उनको यह शक्ति दिया गया कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सके, वो कर लगा सके, लेकिन उन लोग फिर भी जो टैक्स है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए। So due to scarcity of resources, panchayats are not able to fulfill their role as self-governing institution or carries of economic development in the countryside. तो आप देखिए संसाधनों की कमी थी, पैसे की कमी थी, इसलिए जो पंचायत है वो जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का जो उनका काम था कि वह खुद से ही चलाया जाए, वह चीज़ नहीं हो पाता था, ठीक है। साथ ही साथ जो आर्थिक विकास है वो भी नहीं हो पाता था। पंचायत्स आर सब्जेक्ट टू वेरियस कंट्रोल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो काफ़ी सारी चीज़ों में पंचायत के ऊपर नियंत्रण रखती है। द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑथोराइज टू कैंसल देयर रिजोल्यूशन एंड इवन डिसॉल्व देम। अब जो राज्य सरकार है उनके पास ये अधिकार है कि वह जो पंचायत है उसको रद्द कर सकती है। However, the 73rd constitutional amendment has made it compulsory for the state to hold election of panchayati raj bodies within 6 months of their dissolution. हालांकि जो 73वां संवैधानिक संशोधन आया था उसमें यह चीज़ बाध्य कर दिया गया, ये ज़रूरी कर दिया गया कि अगर राज्य किसी पंचायत राज को ख़त्म करता है या कोई पंचायत राज ख़त्म हो जाता है तो उसके ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर ही उसको वापस से चुनाव कराना पड़ेगा। It is necessary that the people participate actively in democratically
इलेक्टेड पंचायत। अब देखिए ये ज़रूरी है कि जो पंचायत का चुनाव होता है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पंचायत जो बनते हैं, उसमें वहाँ उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वह भाग लें। दिस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू ग्राम सभास। अब ये इसको कैसे देखा जा सकता है कि इस बात का जो श्योरिटी है वो ग्राम सभा करेगा। थ्रू ग्राम सभा द पीपल कैन क्वेश्चन एंड डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पंचायत। अब ग्राम सभा से में लोग जो हैं वो पंचायत से सवाल कर सकते हैं और अपनी मांगों को मांग सकते हैं। ग्राम सभा कैन हार्मोनाइज नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ पीपल एंड ऑल्सो प्लान डायरेक्शन ऑफ विलेज डेवलपमेंट। अब ग्राम सभा ये देखेगी कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और लोगों को क्या क्या चीज़ पहले देना ज़रूरी है, और वो गांव के विकास के प्रति फिर योजना बनाएंगे कि गांव किस तरह से आगे बढ़ेगा। द ग्राम सभा कैन सक्सेसफुली प्ले द रोल ऑफ सिक्योरिंग डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट इफ दे आर एंडाउड विद सफिशिएंट अथॉरिटी। अब ग्राम सभा अच्छे से अपने काम को कर सकता है ज़मीनी स्तर पर अगर उन्हें जितना अधिकार चाहिए वो दिया जाए। द ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग पंचायत। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में जो विकास है वह इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का जो पंचायत है वह कितना मजबूत है। Panchayats as the foundation of democracy at the grassroots can be strengthened only by reposing faith in them, endowing them with adequate administrative and financial powers, and encouraging vigilance and active participation of the people. अब देखिए जो पंचायत है उसका जो फाउंडेशन है, ठीक है, ज़मीनी स्तर पर वो तभी मजबूत हो सकता है जब उनके ऊपर विश्वास किया जाए, उनको प्रबंधन का और आर्थिक उनको शक्तियाँ दी जाएं, ताकि वह जो जनता है, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो सब मिल के उन लोगों के देख रेख में विकास हो गांव का। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, आइए देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए जो अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ, शहरी स्थानीय जो सरकार बनती है, जो बॉडीज़ हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। म्यूनसिपैलिटीज़ इन मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स। अब जो मीडियम या स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, नगर परिषद होता है, ठीक है। फिर नगर पंचायत होता है इन सेमी अर्बन लोकेलिटीज़। All types of urban local governments are democratically elected by the people on the basis of electoral wards. अब जितने भी शहर में जो स्थानीय सरकार बनती है, चाहे वो तो वो कैसे चुना जाता है, वो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। और ये चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग। Urban local bodies frame policies for the cities and towns, raise revenue and pass their own budget. अब देखिए जो शहरी स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ, म्यूनसिपैलिटी हुआ, नगर पंचायत हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी नीति बनाते हैं अपने शहर, अपने कस्बे के लिए, और ये लोग अपना बजट बनाते हैं, फिर ये अपने लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रिया है जहाँ से अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास, शहरी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके पास जो इनकम आता है, पैसा आता है, वो कहाँ से आता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो लैंड बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। ग्रांट इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अनदर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए सरकार इनको कुछ पैसे देती है, ठीक है, इससे भी उनके पास पैसा आता है, ये भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम है। Urban local government is the major supplier of essential civic services and facilities in our urban areas and it represents grassroots democracy at the local level. अब देखिए जो शहरी स्थानीय सरकार है, ये हम लोग को जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं, वो सारे चीज़ें वो देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है इसका विकास ये करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर यह एक लोग की मिलीजुली काम करते हैं, ठीक है।
पंचायत इज द मोस्ट एंशियंट इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल इन आवर कंट्री। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर जो सबसे प्राचीन संस्था है वो पंचायत है। पंचायत हैव बीन फंक्शनिंग एज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ज़मीनी स्तर पर पंचायत जो काम करते हैं, ठीक है, वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की तरह करते हैं, ठीक है। द 73rd अमेंडमेंट गेव देम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब जो 73rd अमेंडमेंट आया, 73वां संशोधन आया, उसमें उनको संवैधानिक दर्जा मिला। द टास्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाउ रेस्ट ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब जो ग्रामीण विकास का जो कार्य है वो पंचायती राज संस्था जो है उनके पास रहती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेयर टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन, scheduled caste, scheduled tribes, backward classes and women in the participatory process will further strengthen the grassroots institution। अब ज़मीनी स्तर पर जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उसमें वह लोग जो कि जिनके पास ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST या अदर बैकवर्ड क्लास OBC से हैं या महिलाएं, ये सब जब मिलकर यहाँ पे काम करती हैं तो सबका विकास होता है और मजबूती बढ़ती है। Although the पंचायत राज system in the entire country is not the same, but by and large most of the states have the 3-tier structure: जिला परिषद at the district level, पंचायत समिति at the intermediate or block level, and ग्राम पंचायत at the bottom और village level। अब देखिए, जो पंचायत राज जो प्रणाली है ये पूरे देश में एक जैसा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इनके 3 स्तर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद, इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति, और एकदम निचले स्तर पर विलेज लेवल में ग्राम पंचायत। इन तीनों के बारे में हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाए थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रूरल पब्लिक इज अ मस्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, इनके लिए ध्यान से काम करना, ठीक है, ये ध्यान देना कि सारी योजनाओं का सही से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इससे जो हमारा विकास होना है वो होगा। और जो हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, कि हाँ ज़मीनी स्तर पर काम हो, सब लोगों का भला हो, ठीक है, वो हो पाए। तो अभी यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो जिन स्टूडेंट को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो हमारे वीडियोस को अच्छे से देखें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पढ़ें तो आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। अब इसके बाद भी और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो सब आपके लिए अवेलेबल है। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप दोनों में किसी में भी मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एक हेल्पलाइन नंबर है, तो इसमें आप सिर्फ मैसेजेस ही करें, जो भी आपका सवाल है वो आप भेजें। और अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के फ़ायदा होता है तो आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। डोनेशन देने के लिए आप 9051378712 वाला जो हमारा नंबर है वो पेटीएम में है, फ़ोनपे में है, गूगल पे में है। तो आप जितना डोनेशन देंगे उतना हमारा सहायता होगा, क्योंकि हमें और भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ लाने हैं और भी हमारे यहाँ स्टाफ्स हम लोग को ऐड करना है ताकि फटाफट वीडियो बने, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है, ठीक है। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो अगर आप हेल्प करेंगे तो वीडियो और जल्दी आएगा और भी नया टेक्नोलॉजी से आएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या चाहिए, वो कमेंट करिए, हमें मैसेजेस करके बताइए। जल्द से जल्द उन पर भी काम होगा और आप अच्छे से पढ़िए, हमारा साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।